नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति अग्रवाल अपने चैनल लॉलिस्टा में आपका स्वागत करती हूँ। तो पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो बहुत दिन बाद अपलोड हो रहा है, तो प्लीज़ इसको कंसिडर करिएगा कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अपना चैनल कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अब ये शिकायत नहीं आएगी और कोशिश करूँगी कि चैनल पे वीडियो आते रहें और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या जो डिस्कशन होना है वो सारे डिस्कशन होते रहें। और मेल का नहीं रिप्लाई करने के लिए भी आई एम सॉरी। अब कोशिश करूँगी कि मैं मेल का भी पूरा रिप्लाई करूँ और आप लोग का जो भी क्वेरीज़ है वो भी सॉर्टेड करूँ। तो वीडियो ज़्यादातर किस लिए बनता था? हमारा वीडियो बनने का मेन थीम था कि वर्धमान यूनिवर्सिटी के एडमिशन के तरीका, प्रोसीडिंग, ये सब कैसे होगा वो पता करने के लिए। तो नवंबर एंड दिसंबर में, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया है कि नवंबर एंड दिसंबर में वर्धमान यूनिवर्सिटी 3 इयर्स LLB का फॉर्म निकालता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। और दिसंबर एंड के बाद एग्ज़ाम्स, दिसंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं और जनवरी आते आते आपका लिस्ट निकलना चालू हो जाता है। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट करके प्रायोरिटी वाइज चालू हो जाता है। और जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं, मतलब वर्धमान यूनिवर्सिटी के अंदर जो एफिलेटेड कॉलेज है 5, जैसे कि फर्स्ट आता है आपका होली मोशन कॉलेज, देन आता है वर्धमान यूनिवर्सिटी, देन आता है MX लॉ कॉलेज, देन आता है बंगाल लॉ कॉलेज, देन आता है जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ। ये 5 जो कॉलेज है वहाँ पे आपके लिस्ट के प्रायोरिटी बेसिस पे आपको एडमिशन होता है। तो मैंने पुराने कुछ वीडियोस में सिलेबस डिस्कस किया था, जिस सिलेबस में अब चेंजेस आ गया है। ये वर्धमान यूनिवर्सिटी में थर्ड बैच होगा जो नए सिलेबस के साथ एंट्री करेगा। पहले के सिलेबस में 36 सब्जेक्ट्स होते थे, लेकिन अब यहाँ नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, तो बाद में 6 भी है, तो कहीं 7 भी है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कुछ ऑनर्स सब्जेक्ट है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले वर्धमान यूनिवर्सिटी के हर एक सेमेस्टर में 6 पेपर होते थे और सेकेंड ईयर से यानी थर्ड सेमेस्टर से एक प्रैक्टिकल पेपर ऐड हो जाता था और प्रोजेक्ट वर्क चालू हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका कॉलेज जैसे कि इंटरनल अपने जैसे कॉलेज चाहेगा वैसे ही लेता है, वैसे ही लेगा। कॉलेज के ऊपर होता है कि वो इंटरनल एग्ज़ाम प्रोजेक्ट बेसिस लेना चाहता है या एग्ज़ाम पैटर्न में लेना चाहता है, ये कॉलेज अपना डिसाइड करता है। 20 मार्क्स का जो होता है, लेकिन 80 मार्क्स का जो होता है वो यूनिवर्सिटी का रहता है। यूनिवर्सिटी अपना रिटर्न एग्ज़ाम्स देती है। अब यहाँ पे आ गया है जो नया सिलेबस, और नया सिलेबस में पैटर्न पूरी चेंज हो गए, कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड भी हो गए हैं। तो यही बोलूँगी कि पुराने सिलेबस को लेके नहीं चलिएगा, नए सिलेबस आ गए उसको लेके चलिएगा। और मैंने पुराने कुछ वीडियोस में सिलेबस डिस्कस किया था, जिस सिलेबस में अब चेंजेस आ गया है। ये वर्धमान यूनिवर्सिटी में थर्ड बैच होगा जो नए सिलेबस के साथ एंट्री करेगा। पहले के सिलेबस में 36 सब्जेक्ट्स होते थे, लेकिन अब यहाँ नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, तो बाद में 6 भी है, तो कहीं 7 भी है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कुछ ऑनर्स सब्जेक्ट है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले वर्धमान यूनिवर्सिटी के हर एक सेमेस्टर में 6 पेपर होते थे और सेकेंड ईयर से यानी थर्ड सेमेस्टर से एक प्रैक्टिकल पेपर ऐड हो जाता था और प्रोजेक्ट वर्क चालू हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका कॉलेज जैसे कि इंटरनल अपने जैसे कॉलेज चाहेगा वैसे ही लेता है, वैसे ही लेगा। कॉलेज के ऊपर होता है कि वो इंटरनल एग्ज़ाम प्रोजेक्ट बेसिस लेना चाहता है या एग्ज़ाम पैटर्न में लेना चाहता है, ये कॉलेज अपना डिसाइड करता है। 20 मार्क्स का जो होता है, लेकिन 80 मार्क्स का जो होता है वो यूनिवर्सिटी का रहता है। यूनिवर्सिटी अपना रिटर्न एग्ज़ाम्स देती है। अब यहाँ पे आ गया है जो नया सिलेबस, और नया सिलेबस में पैटर्न पूरी चेंज हो गए, कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड भी हो गए हैं। तो यही बोलूँगी कि पुराने सिलेबस को लेके नहीं चलिएगा, नए सिलेबस आ गए उसको लेके चलिएगा। तो हमने यहाँ सिलेबस डिस्कस कर लिया, एग्ज़ाम के रूल डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा पढ़ाई की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि आप लोग का जो क्वेरीज़ आएगा उस पर वीडियो बनेगा, उसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनेगा। तो ये क्वेरी बहुत दिन से रेज़ हो रहा था लेबर लॉ के ऊपर, तो आज लेबर लॉ स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में कि इंडस्ट्रियल लॉ क्या है और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन लगता है लास्ट में डिस्कस करना सही रहेगा पेपर का। पहले इंडस्ट्रियल लॉ की तरफ चलते हैं। तो इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में पहले ये जानते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है? तो इंडस्ट्रीज़ तो आपको पता होगा, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में जितने लेबर्स है, डायरेक्टली जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, लेबर हुआ, वर्कमैन हुआ, एम्प्लॉयज़ हुआ, मैनेजर हुआ, कहीं ना कहीं सभी वहाँ पे एंगेज रहते हैं। और हम लोग भी इम्पेक्ट होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में अगर माल ही नहीं बनेगा, अगर माल मार्केट में नहीं आएगा, सेल ही नहीं होगा, तो हमें कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड रहती है, इवन इंडिया का या अदर कंट्री की भी, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, अदर कंट्री की। और जीडीपी भी मैटर करता है इंडस्ट्री के ऊपर। जितना इंडस्ट्री माल बनाएगा उतना मार्केट में एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लेबर लॉ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में पहले कहानी स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है।
तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1 अप्रैल 1947 में आया था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मेन मोटो कि इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे काइंड के, जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड यूनियन होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, उनका कुछ डिमांड्स होता है जो कि फुलफ़िल नहीं होता है, तो वहाँ पे आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। उन लोग क्या करते हैं, हड़ताल, अब ये आज काम नहीं होगा, पेन डाउन, इस तरीक़ा के उन लोग बैठ जाते हैं। तो ये होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द इशू, ताकि इंडस्ट्रीज स्मूथली चले, प्रोडक्शंस भी हो और प्रॉब्लम भी ना हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मेन रीज़न क्या था कि एक रिलेशन कंटिन्यू रहे जहाँ प्रॉब्लम से डिस्प्यूट्स को शॉर्ट आउट किया जा सके। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन हो, एक वर्कमैन का जो रिलेशन हो, एक ट्रेड यूनियन का जो अपने लीडर से हो, और उनकी जो डिमांड हो वो भी फुलफिल हो। क्या होता है, बहुत जगह उन्हें अलाउंसेस कम मिलते हैं, उन्हें जो एक परक्यूसेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं, जो बेनिफिट वो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिलते हैं, और इस वजह से वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया। कुछ जगह रिट्रेशमेंट होता है, तो वहाँ पे ये दरकार होता है कि एक दोनों के बीच में एक रिलेशन बना रहे और एक स्मूथ रनिंग रिलेशन बना रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनके पास भी एक फोरम हो जहाँ जिसके बेसिस पे उनके साथ भी एक अच्छा व्यवहार हो और उनका जो अलाउंसेस है जो वो डिज़र्व करते हैं उन्हें भी मिले। तो यही मेन रीजंस था, कहीं ना कहीं लाना ज़रूरी भी था, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया। इसमें फ़ीचर्स जोड़ते चले गए, जैसे कि फ़ीचर्स क्या है, अब अगर रिट्रेचमेंट हुआ किसी इंसान, जब कोई कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ को मतलब प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए या फिर कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए कुछ आदमियों को निकाल दिया जाता है, वो होता है रिट्रेचमेंट। अब रिट्रेचमेंट, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और सडनली आपको निकाल दिया जाएगा तो कैसे चलेगा, तो वहाँ कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो वो आया रिट्रेचमेंट में। तो इसके लिए आया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जहाँ पे आप अगर किसी आदमी को निकाल रहे हो तो कंपनसेट करो। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि स्ट्राइक और जो लॉकडाउन चलता था, मतलब लॉकआउट, कि न काम नहीं करना, यहाँ जब ये एक्ट के पहले के तब क्या होता था, लोग स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, कितने दिन, कितनी सारी इंडस्ट्री अभी भी फ़िलहाल बंद रहती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है बंद है, काम नहीं होगा, तो डिस्कशन हो ताकि काम भी हो, उनकी भी डिमांड फुलफ़िल हो और एक मैनेजर की डिमांड फुलफ़िल हो। अगर इंडस्ट्री बंद रहेगा तो बेनिफिट किसी का नहीं होगा। तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रीज़न था कि अगर कोई कंपनी अचानक से बंद हो जा रही है तो भी फॉल्ट लेबर्स का तो नहीं है, तो लेबर को एक उनका जो सैलरी बनता है, जो उनका बेनिफिट अलाउंस बनता है वो दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, तब जाके कंपनी अपना बंद करे तो बंद करे। अब आता है कि सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कौन ऑथोरिटीज़ करेगी, तो लेबर कोर्ट, नेशनल ट्राइब्यूनल्स, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर, ये सब होते हैं अथॉरिटीज़ की जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मामला को हैंडल करती हैं, सेटल करती हैं। अब आए हैं सेक्शन 2Q ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, स्ट्राइक। अब स्ट्राइक क्या है, काम बंद, काम नहीं होगा, किस लिए, रीज़न क्या होता है, ताकि एक प्रेशर बने एम्प्लॉयर पे, वहाँ के मैनेजर पे, कि अगर काम नहीं होगा तो कितना नुकसान होगा। तो वो लोग एक प्रेशर बनाते हो कि कम डिपेंड किस पे रहती है इंडस्ट्री, तो ज़्यादातर लेबर पे डिपेंड रहती है। और ये डिस्प्यूट के टाइम पे अगर ये स्ट्राइक आया कि हमारी डिमांड नहीं फुलफ़िल करोगे तो हम काम नहीं करेंगे, जहाँ पे मैनेजर कहीं ना कहीं झुकेगा, जहाँ कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा, जहाँ कुछ अलावेंसेस की बात होगी तो अलावेंसेस बढ़ेंगी, जहाँ कुछ परक्यूसेट दिया जाएगा, तो यहाँ आता है स्ट्राइक, जो कि एक रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। अब आते हैं काइंड ऑफ स्ट्राइक पे। स्ट्राइक होते हैं 3 काइंड के, जनरल स्ट्राइक, स्टेज स्ट्राइक, गो स्लो। जनरल स्ट्राइक, पहला है जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक होता है जब सारे जन मिलके, जो भी लेबर है, वर्कमैन है, एक फैक्ट्री के, सब एक जगह बैठ जाते हैं कि काम नहीं करना है, सबका एक कॉमन इश्यूज़ होता है, सबका सेम इशू, जो भी इश्यूज़ हो सबका सेम इश्यूज़ होता है और वो लोग काम करने से मना कर देते हैं, तो ये हुआ जनरल स्ट्राइक। एक होता है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक जैसे कि कुछ ऑफिसर्स में होता है, 2 घंटा का स्ट्राइक है, सुबह ऑफिस लेट से खुलेगा, 10 से 12 हम लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे, उनका कुछ डिमांड होता है, जो डिमांड के लिए अपना काम छोड़ के 2 घंटा के लिए स्ट्राइक पे बैठते हैं, वो हो गया टोकन स्ट्राइक, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब स्टेन स्ट्राइक क्या होता है, अगर इसको अलग वर्ड में बोलें, पेन्स डाउन स्ट्राइक। पेन्स डाउन स्ट्राइक जैसे कि ऑफिस आए हैं लेकिन काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, अपना जो एंट्री होता है एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, लेकिन हम लोग काम नहीं करेंगे,
और ना ही कोई और लेबर को एंट्री करने देंगे जो कि उनके बिहाफ में काम करे। ना वो करेंगे, ना किसी को काम करने देंगे। वो स्टे इन स्ट्राइक होता है। स्लो स्ट्राइक, स्लो का मीनिंग होता है धीरे। तो वही स्ट्राइक भी मुझे पैसे कम मिल रहे हैं तो मैं काम इतना स्लो करूँगी कि सामने वाले पर्सन की काम में लॉस हो, उसे रियलाइज़ हो कि मेरा अलावेंसेस को बढ़ाया जाए, मेरे बेनिफिट्स दिया जाए। मतलब काम पे आऊँगी, काम भी करूँगी, लेकिन जिस स्पीड से काम होता था, जिस स्पीड से प्रोडक्शन होता था, वो स्पीड से प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन की जो एक मात्रा होती है, जो एक यूनिट होता है, वो बहुत स्लो हो जाएगा और बहुत स्लोली काम किया जाएगा। तो ये होता है स्लो स्ट्राइक। फिर एक लीगल सर्विस इन ग्रेड 3, जो कि 3 ईयर्स तक उन्होंने सर्विस होल्ड किया हो, वो भी हो सकते हैं। कुछ और भी आते हैं स्ट्राइक, लाइक हंगर स्ट्राइक, वो सबको पता है, आप लोग को भूख हड़ताल पे बैठना। तो और भी हैं कुछ छोटे छोटे स्ट्राइक्स, लेकिन ये 3 हैं, उसी के अंदर आपके सब पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया स्ट्राइक के बारे में, रिट्रेचमेंट के बारे में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में, और जो ऑथोरिटीज़ अपॉइंट होते हैं उनके बारे में। अब ये ऑथोरिटीज़ अपॉइंट कैसे होते हैं, तो ऑथोरिटीज़ अपॉइंट कैसे होते हैं ये है कि कॉन्सिलेशन ऑफिसर कैसे अपॉइंट होता है। जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है वो गवर्नमेंट, कैप्रोप्राइट गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल गैजेट एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करता है। वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक इंडस्ट्री के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लिए एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जो एक मीडिएटिंग करके एक सेटलमेंट निकालता है उन दो इंडस्ट्रीज और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में, प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। अब आता है बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन में एक मतलब है कि दोनों पार्टी को बैठाया जाए, दोनों पार्टी का डिफरेंसेस को सुना जाए और एक कोई रास्ता बनाया जाए और एक सेटलमेंट किया जाए उन दोनों के बीच में। अब आता है लेबर कोड। लेबर कोड अपॉइंट होता है एप्रोप्राइट गवर्नमेंट ही करता है। तो एप्रोप्राइट गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा लेबर कोड अपॉइंट कर सकता है, और इस लेबर कोड को जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसका नाम भी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश्ड होना चाहिए। अब आता है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में भी वही है कि एप्रोप्राइट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और इनका भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन ट्राइब्यूनल में एक चीज़ है कि एक पर्सन को जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट जिस पर्सन को अपॉइंट करता है, वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, उससे उन्हें एक जज होना चाहिए, जज होना होगा हाई कोर्ट का, या नॉट लेस देन 3 ईयर्स कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज और या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, फिर डिप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल और या जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट लेबर कमिश्नर, जो कि एक लॉ डिग्री होल्ड करते हो, नॉट लेस देन 7 ईयर, जिन्होंने लेबर, स्टेट लेबर या लेबर डिपार्टमेंट में पोस्ट होल्ड किया हो, वो एक ट्राइब्यूनल के पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं। फिर एक लीगल सर्विस इन ग्रेड 3, जो कि 3 ईयर्स तक उन्होंने सर्विस होल्ड किया हो, वो भी हो सकता है। आता है ये तो हुआ स्टेट ट्राइब्यूनल। अब आता है नेशनल ट्राइब्यूनल। नेशनल ट्राइब्यूनल में भी सेम है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पे आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, जो कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करा था, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे एक पर्सन को। और सेम यहाँ पे भी उन्हें एक हाई कोर्ट का जज होना होगा, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को अपॉइंट करता है तो वो एक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। तो उनका भी क्लॉज नेशनल ट्राइब्यूनल में यही है। तो हमने चैप्टर फर्स्ट और बेसिक जो कि एक नॉलेज था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।